नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ माधव आनंद जी जुड़े हुए हैं। बिहार में आज बम ब्लास्ट होता है, वो भी पटना में वो भी ऐसे जगह पे जहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सभी पौष इलाका। वैसे इस हालात में आप पटना का क्राइम, पटना में जो स्थिति बनी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है। आज जो बम ब्लास्ट हुआ है हम लोग भी सुबह से देख रहे हैं और अभी तक पुलिस जो है सो जांच में लगी हुई है। क्या एग्जैक्ट है नहीं है अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी लोग की वजह से उसमें घायल भी हुए हैं, जान माल की क्षति भी काफ़ी पहुंची है। लेकिन अब प्रशासन का काम है, प्रशासन जो है सो देख रहा है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करने में अब हम लोग को भी जैसे घिन आने लगी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जब से नीतीश जी 2017 में पुनः एनडीए गठबंधन में आए तब से ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को खुली छूट दे रखे हैं, यानी प्रशासन का कोई भय नहीं है अपराधियों को। इसलिए यही कारण है कि एक सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, जो जनप्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दिन दिहाड़े AK-47 लहराया जाता है, दिन दिहाड़े बैंकों की जैसे लूट हो जाती है। मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उसी दिन मुजफ्फरपुर में बैंक में लूट हो जाती है। तो आप अनुमान लगाइए कि आखिर सरकार ये चला नहीं पा रहे हैं, चाहे जो भी रीजन हो। मैं कहता हूँ चाहे इनके प्राथमिकता में नहीं हो, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है एकदम उब चुकी है माननीय नीतीश कुमार जी से। और गृह मंत्रालय जिनके पास हो, मैंने तो कई बार कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है। गृह मंत्रालय किसी आप दूसरे को देके देखिए, 6 महीना देके देखिए, हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही हो जाए। लेकिन ये गृह मंत्रालय छोड़ने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा में लगाना चाहते हैं। उनको आम जनता की सुरक्षा से तो मतलब है नहीं। स्वाभाविक है, आम जनता की सुरक्षा से मतलब रखते तो मेरी बहू बेटियां, माताएं, बहनें सब सुरक्षित रहती, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और अब एक सुनने वाले भी नहीं है। अब अंत के 4-5 महीने बचे हैं, ये गद्दी छोड़ेंगे नहीं। इनको जबरदस्ती हम लोग कुर्सी से जैसे खींच के हटाएंगे यहाँ की जनता। ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो तो वक्त पे हम देखेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक और बहुत बड़ा जो सवाल आज सुबह से खड़ा हो रहा है, जिस शराबबंदी का बड़ा नीतीश कुमार हर जगह जाके शराबबंदी के बारे में बोले, बिहार में शराबबंदी, आज भी शराब पकड़ा गया बहुत ज्यादा तादाद में, ये भी नहीं छोटा मोटा अमाउंट था। तो ऐसे में लगातार शराब पकड़ा जाना, कहाँ हम देखें कि 3 सालों में शराबबंदी हो गई है बिहार में? शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। शराब का अगर कोई पोषक है तो बिहार की सरकार है। अगर शराब अगर मिल रहा है, अगर कागज पे शराबबंदी आपने किया और आपने पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, प्रशासन चुस्त दुरुस्त अगर रहता तो आखिर इतने शराब का जखीरा कहाँ से आता? शराब तो जो है सो सरकार के लोग ही मंगवा रहे हैं, सरकार के लोग ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहाना मार देते हैं कि चूहा शराब पी जाता है। भाई बताइए कैसे चूहा शराब पी जाएगा? अगर बिहार का चूहा क्या इतना शरारती हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा कि ये हजारों लीटर जैसो शराब पी जाता है। कभी जैसो 40,000 फाइल को कुतर जाता है, कभी जैसो डैम को जैसो पूरा जैसो काट देता है। तो मुझे लगता है माननीय नीतीश जी, बिहार के चूहा जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। नीतीश जी के राज में अगर कोई शक्तिशाली हुआ है तो बिहार का चूहा ही शक्तिशाली हुआ है। और जिस तरह मुझे लगता है कि नीतीश जी हर चीज के लिए कमेटी बनाते हैं, तो चूहे पे भी एक कमेटी जल्दी ही बना देंगे कि भाई आखिर ये चूहा इस तरह के कारनामे कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नीतीश जी पोषक हैं इस चूहे के, इसीलिए इस तरह का कारनामा बिहार का चूहा कर रहा है। और मुझे लगता है कोई जो है शराबबंदी बिहार में नहीं है, कोई नशाबंदी नहीं है। यहाँ सब सरकार के जो ही लोग जो है कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, इसके कारण इतनी शराब का जखीरा मिल रहा है। और पैरेलल इंडस्ट्री में कह रहा हूँ, और चुनाव का वक्त बिहार में आ चुका है। सरकार जानती है कि भाई उनको भी चुनाव लड़ना है, इसीलिए इतना बड़े पैमाने पे शराब जो है हर जगह मिल रहा है। और आखिर वो शराब जाता कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। मिलता है लेकिन जाता कहीं नहीं पता चलता। लेकिन आप तो नीतीश कुमार को कह दिए वो चूहा को पाल रहा है, लेकिन कल वो आपको ही कह देंगे विपक्ष का काम है जो चूहा को वो पाल के वो शराब पिला रहा है, फाइल को तरवा रहा है, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, शराब कहाँ, चूहा शराब थाने में पीता है? थाना तो विपक्ष के अंदर नहीं आता है। थाना किसके अंदर आता है? माननीय गृह मंत्री के अंदर आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर आता है। तो भाई चूहा का पोषक तो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उसमें विपक्ष क्या करेगा? भाई चूहा अगर थाने में मिल रहा है, हॉस्पिटल में अगर चूहा मिल रहा है, बच्चे को चूहा कुतर लेता है, इससे शर्मनाक घटना बिहार में क्या हो सकती है? वो भी मैंने देखा था DMCH में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, एक नवजात शिशु को, यानी वायरल था वीडियो वो, और चूहा काट के उसकी जैसे मृत्यु हो गई थी। ये भी क्या नीतीश जी की अंतरात्मा नहीं जानती है इसको? तो निश्चित रूप से नीतीश जी को इन सबसे कुछ नहीं मतलब है नेहा जी। स्वाभाविक है, सत्ता में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन तक बैठ जाएगा तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। उसको जनमानस से कोई जैसे मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी कुर्सी बचाने से लेके है। और जब तक इन दोनों की जोड़ी रहेगी, सुशील मोदी और नीतीश जी, एक सुशील मोदी जी के बारे में कहता हूं जिसको अर्थशास्त्र का
कुछ ज्ञान ही नहीं है। यानी मैं कहा बिन फीस के वकील मैं मानता हूं इनको। तो जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है वो वित्त मंत्री बन बैठे हैं। मैं तो कहता हूं कौन से विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सामान्य नागरिक होने के नाते कहता हूं सुशील मोदी जी को बैठा दीजिए और किसी अर्थशास्त्री को भी आप बैठाइए, क्वेश्चन पूछे, कौन अच्छा जवाब देता है आपको पता चल जाएगा कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनने लायक है। तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बनने से नहीं होता, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस तरह बजट आया, बजट के बाद जो है इनका बाइट मैंने सुना माननीय सुशील मोदी जी का, मैं तो हतप्रभ रह गया कि एक सामान्य जनता भी जैसे उस तरह का बाइट नहीं दे सकता। जिस तरह उन्होंने जैसे बजट पे बोलने का काम किया, उसी दिन मैं समझ गया कि इनको अर्थशास्त्र का ABCD का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी की पिछलग्गू बन के हमेशा वित्त मंत्रालय संभालते रहे हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। ठीक है, जिस बिहार की बर्बादी पे आप कह रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, बेरोजगारी पे सवाल उठाया, बेरोजगारी पे वो भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी लगातार उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज ये आपकी तरफ से ये नहीं जानना चाहूंगी कि आप सवाल उठा रहे हो, सरकार से पूछ रहे हैं, तैयारी आपकी भी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है चुनाव में। बेरोजगारी का समाधान क्या होगा बिहार में? देखिए, बेरोजगारी का समाधान एक ही होगा, जब अच्छे व्यक्ति आएंगे, अच्छे व्यक्ति मंत्री बनेंगे, युवा व्यक्ति मंत्री बनेगा, युवा व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने का मौका मिलेगा, निश्चित रूप से समाधान होगा। जिसके पास अगर अर्थशास्त्र का कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां उस सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज भी होनी चाहिए। मैं कहता हूं जो उद्योग मंत्री बिहार सरकार के अभी हैं, उनके पास क्या ज्ञान है, कितने निवेश लाने की, मैं उनके साथ डिबेट में बैठा था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान नहीं है, क्या उद्योग व्यवस्था लगाने का काम करेंगे। बिहार में निवेश लाने की जरूरत है। कोई कहता है कि बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसमें निवेश नहीं लाया जा सकता है। मैं नेहा जी एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते कहता हूं, मैं भारत सरकार के लिए भी काम किया, बिहार सरकार के लिए मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए, मुझे मंत्री पद भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ये दीजिए कि अथॉरिटी दीजिए कि आप निवेश ला के दिखाइए। 6 महीने में अगर 5000 युवाओं को नौकरी में नहीं दिलाता हूं तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है निवेश है, सरकार नहीं चाहती है युवाओं को रोजगार मिले, सरकार नहीं चाहती है व्यक्ति शिक्षित हो। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो 15 साल तक एक व्यक्ति कुर्सी पे नहीं बैठा रहेगा। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, राजनीति में भी मैं कंपटीशन का पक्षधर हूं, यहां भी कंपटीशन हो। अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं किया हो तो जनता उसको मौका नहीं दे, किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे। इस तरह का जब कंपटीशन की भावना राजनीति में आ जाएगा तो मेरा बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे कल कारखाने लगाए सकते हैं। यहाँ जो सर्विस सेक्टर का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा स्कोप है सर्विस सेक्टर का यहाँ लगाने का। लेकिन नीतीश जी और नीतीश जी के जो मंत्री हैं, जो उनके सिपह सलाहकार हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया। अब बिहार के युवा मन बना चुके हैं कि निश्चित रूप से इस बार बदलाव होके रहेगा और अच्छे व्यक्ति राजनीति में सबको मौका मिलने का काम होगा। और देखिएगा कि बिहार का विकास कैसे होता है, निवेश कैसे लाया जाता है। बिहार कहाँ से आगे बढ़ेगा सर? आरक्षण के सवाल, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं आरक्षण नहीं हटेगा, आरक्षण सबको मिलेगा, तो अभी तक आप आरक्षण पे ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आरक्षण तो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आरक्षण क्या है, जब तक सभी लोग, जितने समाज के सभी वर्ग पैरेलल न हो जाए तब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। और मैं तो कहा, अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी है कहाँ, अगर आपको आरक्षण देना है तो प्राइवेट सेक्टर में 10 साल के लिए आरक्षण देके देखिए लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। सरकार को जो इसकी नियति सही नहीं है कि केंद्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। मैं कहता हूं आरक्षण जो है प्राइवेट सेक्टर में भी आप लागू कीजिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का भी आया है फैसला, उस फैसले को आप तुरंत से पार्लियामेंट में कानून लाके क्वेश्चन करने का काम कीजिए। देश वैसे ही जल रहा है, देश को मत जलने दीजिए। बिहार की जनता, भारतवर्ष की जनता भावनात्मक मुद्दे पे इस बार आपको वोट नहीं करेगी, आपको बिहार के विकास के बारे में सवाल जवाब करेगी और हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। मेरा एक और सवाल है, नीतीश कुमार यहाँ आए, 22 मिनट का उनका भाषण रहा, शाहीन बाग का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। जब उनके मंत्री से हमने पूछा सीए पे आपका क्या स्टैंड है, आप अगेंस्ट है, आप साथ हैं या आप अभी भी विचार कर रहे हैं, तो उनका जवाब यही था सुप्रीम कोर्ट में सीए का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके साथ हम जाएंगे। तो अभी भी लग रहा है कि जेडीयू कहीं ना कहीं, चूंकि हर जगह बीजेपी का हाथ भी थाम रही है उतने ही स्ट्रांगली से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ स्ट्रांगली स्टैंड कर रही है, लेकिन सीए पे 22 मिनट के भाषण में शाहीन बाग का नाम नहीं लेना नीतीश कुमार की तरफ से। और साथ में दिल्ली में वो बिहार मॉडल ले आएंगे, शिक्षा बिहार की तरह दिल्ली में वो ले आएंगे, स्वास्थ्य बिहार की दिल्ली में ले आएंगे अगर बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए जीतती है दिल्ली में। तो देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि नीतीश जी किस मुंह से शाहीन बाग की बात करेंगे। आखिर कैब को सीए बनाने वाले तो नीतीश जी ही, उनके सब नीतीश जी का समर्थन नहीं रहता तो आज ये सीए नहीं बनता। आज सुशील कुमार मोदी जी का कल एक ट्वीट आता है जिसमें कहते हैं कि जो शाहीन बाग में जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि किस तरह के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे माननीय सुशील मोदी जी,
आपसे इससे ज़्यादा आशा भी नहीं कर सकते। इस देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के वेशभूषा जो है सबका वेशभूषा अलग होता है। आप देश को बांटने वाली बात मत कीजिए। तो नीतीश जी की जो विचारधारा है वो सेम बीजेपी की विचारधारा है, तो इसलिए नीतीश जी शाहीन बाग पे क्या बात करेंगे। देश को जलाने वाले तो नीतीश जी के कारण ही देश जल रहा है। और जहां तक जो है सो बिहार की बात, संदर्भ की बात करते हैं, तो नीतीश जी की न कोई अपनी नियति है न कोई अपनी स्ट्रैटेजी है। बीजेपी के पीछे जैसे पिछलग्गू बन के रह गए हैं। हम लोग भी 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो लगा था कि ये व्यक्ति जो है सो एक स्टैंड लेगा, लेकिन अब तो पता चल गया कि बीजेपी कहेगी अभी रात है तो रात और अभी दिन है तो दिन। इस तरह के वाले जैसे नीतीश जी की हो चुकी है। नीतीश जी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जमात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी से चिपके हुए हैं। बिहार की जनता इस बार इनको जवाब देने का काम करेगी। और मैं आपके माध्यम से युवा होने के नाते कहता हूं, बिहार के सभी युवा जाग जाओ, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठो। इस बार भावनात्मक मुद्दे पे वोट मत दो, विकास के लिए वोट दो। अगर मैं भी खड़ा होता हूं तो मुझे भी विकास के नाम पे वोट देना। और अगर मैं 5 साल में क्षेत्र का विकास नहीं करूं तो 6वें साल मुझे घुसने मत देना, मुझे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देना। तभी अपना बिहार आगे बढ़ेगा और तभी बिहार का विकास हो पाएगा। लेकिन एनडीए अगर जीत जाएगी तो बिहार का पूरा शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल सब आ जाएगा दिल्ली में। देखिए, एनडीए पहली बात की जीत जाएगी। एक बात कहना जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण है, आज की जो वर्तमान परिवेश है बिहार में वो बहुत ही चिंताजनक है। बिहार की जनता जो है उग चुकी है, तमाम तरह की समस्याएं जो है सो व्याप्त हैं। अब शिक्षक पुनः हड़ताल पे जा रहे हैं। अभी मैं न्यूज सुन रहा था कि शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं। सफाई कर्मी अभी 7 दिन से लगातार हड़ताल पे थे। लगभग 3000 टन से ज्यादा जो है मलबा कूड़ा कचरा जो है सो पटना के सड़कों पे देखा गया। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, ये कहां से निजात दिला पाएंगे। इसलिए बिहार की जनता भावनात्मक मुद्दे और जाति पाति पे नहीं जाएंगे। इस बार महागठबंधन को आशीर्वाद देंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उससे काम ही करवाने की जिम्मेदारी जैसे बिहार की जनता की ही होगी और निश्चित रूप से हम लोग काम करके दिखाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल, कल दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं कि गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी आ रही है सत्ता में, या फिर आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, या फिर आप एनडीए को देख रहे हैं? देखिए, इतनी बात तो तय है कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जो तीनों मिल के चुनाव लड़ी है, इनका कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला है। दिल्ली की जनता इनको कोई भाव देने वाली नहीं है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, मैं एडवांस में ही आम आदमी पार्टी को जो है मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरा महागठबंधन है, आरजेडी और कांग्रेस ने अच्छा जैसे चुनाव लड़ा है, उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं एडवांस में जो है सो मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है जिस तरह की जनता का, लोगों का जो है सो व्यू आ रहा है, उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पुनः यहाँ सरकार बनाएगी और बीजेपी का, जेडीयू का, एलजेपी का यहाँ से सफाया होगा। बतौर आम इंसान आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में? देखिए, निश्चित रूप से अगर जनता चुन के दोबारा तीसरी बार मौका अगर दे रही है तो निश्चित रूप से काम किया होगा। और कुछ क्षेत्रों में मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उसमें उन्होंने काम किया है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जितना इनके अंदर में है उसमें उन्होंने अच्छा काम करने का कोशिश किया है। केंद्र सरकार से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद भी अपने बल पे अगर इतना काम किया है तो मैं अच्छा काम मानता हूं। और निश्चित रूप से अब तो चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो कहना उचित नहीं है। अभी मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते। लेकिन जो जनता की जो व्यू आ रहा है उसमें लग रहा है आम आदमी पार्टी को जो है सो पूर्ण बहुमत जो है सो मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको जो है आपके माध्यम से पहले ही एडवांस में उनको धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ है माधव जी, जिन्होंने साफ तौर पे पहले तो आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं भी दी थी, साथ में आज जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है नीतीश कुमार के ऊपर कि वो चूहा पाल रहे हैं और लगातार जो शराब बिहार में जो थाने में शराब मिलती है वो चूहा पी जाते हैं, और लगातार जो इनके आरोप रहे कि जो कागजें हैं, जो सरकारी फाइलें हैं, वो कोई उसको खराब नहीं करता बल्कि चूहा आके काट के चले जाते हैं। तो लगातार नीतीश कुमार भी यही कहते रहे और उनके ही समर्थन इन्होंने भी कह दिया है आज कि जो बिहार के चूहा वो बड़ा बलशाली हो गए हैं, वो ये सब हरकतें करें। इस पे गौर करना चाहिए नीतीश कुमार को, उन चूहों को कैसे भगाना। आज सभी मुद्दों पे माधव जी ने खुल के बोला कि जिस तरीके से बेरोजगारी है बिहार में, आरक्षण के मुद्दे, चूंकि चुनाव अब सर पे है, सभी लोग मिलजुल के वहां पे चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे और जनता से लगातार बात करेंगे। किन मुद्दों पे बातचीत होगी? जब हमने पूछा कि अब हमें सवालात नहीं करने हैं कि विकास पे, ना तो आप सरकार को घेरे, ना तो आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, आप बताएं कि आप क्या करेंगे विकास के लिए। तो इन्होंने साफ तौर पे अपना व्यूज रखा। उम्मीद है आपको इनके सभी जवाब पसंद आए होंगे, और इनकी जवाब पसंद आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में इनके लिए अगली बार जब हम मिले तो आपके सवालों के साथ मिले। तब तक आप सिरी पोस्ट के साथ रहें। नमस्कार।